स्टूडेंट्स, गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कई कक्षाओं से हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ते आ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मेंडल वर्क, मल्टीपल एलिलिज्म, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, साथ ही अगली क्लास में आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारी आपने पढ़ी है। इसी से रिलेटेड आज की कक्षा है जो क्रोमोसोम। आप जानते हैं कि क्रोमोसोम ही सेक्स का डिटरमिनेशन करता है, तो उसी से रिलेटेड सेक्स डिटरमिनेशन, म्यूटेशन आदि को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम बोर्ड की ओर से स्लाइड की ओर चलते हैं और स्लाइड से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा हम सेक्स डिटरमिनेशन से शुरू करेंगे। सेक्स डिटरमिनेशन बच्चों आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। सेक्स क्या होता है? फिजियोलॉजिकली यानी शारीरिक तौर पर किसी के शारीरिक शरीर के द्वारा हम उनके जब निर्धारित करते हैं कि वो नर है या मादा है, मेल या फीमेल है, इसी को हम सेक्स और जो हम डिसाइड करते हैं उसको डिटरमिनेशन कहते हैं। या पूरी तरह से फिजिकल ही होता है। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं और इनहेरिटेंस के चैप्टर के अंतर्गत जब पढ़ते हैं, तो इसके लिए आप जानते हैं कि क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी लिविंग की बात करें, और लिविंग में अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आप जानते हैं कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, एक्स जो होता है वो फीमेल के लिए होता है और वाई मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी के ग्राउंड पर हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और जान लें कि 1891 तक ऐसा कुछ पता नहीं था हमें कि एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है और सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो हेनकिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने, जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे खास करके इंसेक्ट्स में, तो उन्होंने ये बात ऑब्जर्व किया कि 50% जो स्पर्म जो सेल हैं उसका जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान उसमें स्पर्म जैसा कुछ भी कंटेंट नहीं है। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो 50% में एब्सेंट है। तो उन्हें ये बात उतनी समझ में नहीं आई, जैसा कि आप हमेशा से ही जानते हैं कि वो बहुत पहले का समय था, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी। तो उन्होंने इसका नाम एक्स क्रोमोसोम रख दिया या एक्स बॉडी रख दिया। पहले तो इसका नाम एक्स बॉडी था, बाद में इसे एक्स क्रोमोसोम कर दिया गया, जबकि वाई क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई। तो इस तरह से एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम ये दोनों का प्रिंसिपल मिला करके, दोनों रिसर्च को मिला करके एक्स और वाई क्रोमोसोम को एज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स के डिटरमिनेशन के लिए ये 2 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं। और बहुत सारे रिसर्च के बाद जब ये प्रूफ हो गया तो एक्स को फॉर द फीमेल और वाई फॉर द मेल को डिटरमाइन कर गया। इसी को सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, लॉजिकली समझने की चीज़ है, बहुत कुछ हाई फाई नहीं है। और तो अब हम आते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है? आप जानते हैं कि जो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान पेरेंट्स से एक कैरेक्टर गैमेट के फॉर्मेशन के थ्रू आता है और एक मेल से एक फीमेल से और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब दोनों कैरेक्टर, जैसे आप एज ए एग्जाम्पल यहाँ देखें तो ये एक्स है, तो इन्हें हम होमोलोगस कहेंगे या होमोगैमेट कहेंगे। ये हेट्रो है, एक्स वाई, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक्स वाई वो हेट्रो हो जाएंगे। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट।
तो XX और XY, जैसे अगर यहाँ आप देखिए, यहाँ दिखा भी रहा है XY मैकेनिज्म, जहाँ मेल इज हेट्रोगैमिट X एंड Y एंड फीमेल इज होमोगैमिट, यानी जहाँ केवल X है। तो इस तरह से हम 6 का डिटर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पर XX और XO जो है बच्चों, वो इंसेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे इस स्लाइड को आप देखें, जो ये कह रहा है कि XX XO एक ये अलग है और XX XY मैकेनिज्म सो दैट मेल इज हेट्रोगैमी। यहाँ पर ये दोनों जो X है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और X और XY जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही यहाँ ZZ और ZW है वो फीमेल हेट्रोगैमिटी को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमिट कैसे होगा, क्योंकि जब बर्ड्स की स्टडी हम करते हैं तो बर्ड्स के क्रोमोसोम को डिटरमाइन करने के लिए हम Z को मान लेते हैं, और बर्ड में जो फीमेल होती हैं वो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये Z और W ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन आता है हाउ द राइट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आप ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। Human has 23 pairs of chromosome in which the 22 are autosome। ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर जो होता है वो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ ही आप यहाँ आइए, देखिए कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, जो आप पहले पढ़ चुके हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, जिसमें 50% X क्रोमोसोम होता है और 50% Y क्रोमोसोम होता है। यही बात जो आज हम जानते हैं हमारे लिए बिल्कुल कॉमन है जो बात, लेकिन ये बात 1891 में हेनकिंग के लिए बिल्कुल नई थी और वैज्ञानिकों के लिए भी बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट थी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इस तरह का कंडीशन होता है, XX और XY का कंडीशन होता है, तो देयर इज द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ स्पर्म कैरिंग आइदर X और Y क्रोमोसोम। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए जनरली फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये हमारे यहाँ सोशल टैबू हो गया है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। द मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जैसे आप यहाँ देखें 44 ऑटोसोम है और ये जो XY सेक्स क्रोमोसोम है 1 पेयर। यहाँ आप देखिए, ये आप यहाँ लिखा हुआ नहीं है मेल एंड फीमेल, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ मेल बिकॉज इट हैज हेट्रोगैमिटी एंड दिस इज फीमेल। यह महिला है, मादा है, क्योंकि इसमें होमोगैमिटी है, सेम है। तो यहाँ पे जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो देखिए 22 आया, आप जानते हैं कि यह हाफ होता है मियोसिस के थ्रू, आधा आधा इधर आया है, और इसके साथ चूंकि ये इसका तो एक ही बनेगा, एक ही फैक्टर है, तो आप यहाँ मेंडल के अनुसार फैक्टर जिसको उन्होंने कहा था, और यहाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है 50% चांस फीमेल के बन रहा है और 50% चांस मेल के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है वो मेल के थ्रू डिसाइड हो रहा है। सो मेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, नॉट फीमेल इन द केस ऑफ ह्यूमन। अब सबसे इंटरेस्टिंग केस आप यहाँ हनी बी के को देखें। हनी बी में आप जानते हैं कि जो हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें 3 तरह के बी होते हैं, एक क्वीन बी होती है, एक ड्रोन होता है और एक वर्कर बी होती है। आप जानते हैं कि जो ड्रोन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं वो, और जो ये फीमेल बी जो होती है उसमें सारे वर्कर बी होते हैं। लेकिन जो एक बी होती है दैट इज द हनी बी, आखिर वो कैसे हो जाती है? तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अब क्विक हम इसका रिवीजन करें तो यही चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स द मेल एंड इट इज ड्रोन, एंड ये होता है पार्थेनोजेनेसिस के कारण। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं कि जब जो एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस के जाने के पहले ही जब वो डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो जो हनी बी होती है उसमें 32 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन 16 इधर जाते हैं, 16 इधर जाते हैं। आप यहाँ देखें, अब देखिए मियोसिस में 16 इधर है, 16 इधर है, ये मेल है, 16 है। अब ये और यहाँ मिलकर करके 32 बना देंगे।
और ये जो 16 इधर रह गए वो एज ए ड्रोन डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सेक्स के डिटर्मिनेशन को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है, खास करके हनी बी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस। तो पहले म्यूटेशन की चर्चा कर ले। म्यूटेशन बहुत ही आसान सी बात है, म्यूट हो जाना। म्यूट जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी चीज़ को म्यूट कर दिया, यानी बंद कर दिया। तो जब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर म्यूटेशन का मतलब हो गया कि ये किसी जीन का, जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, यू नो वेरी वेल। तो किसी जीन का या तो वो रिप्लेस हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। तो अगर कोई हटेगा तो उसकी जगह एक नया जीन आ जाएगा, नया न्यूक्लियोटाइड सेट हो जाएगा, या तो ये हो जाए, या उसमें किसी तरह की ऐसी डिस्टर्बेंस आ जाए कि वो जीन जो है वो काम करना ही बंद कर दे, या किसी तरह से कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण वो जीन जो है उसके जो सीक्वेंस है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो इस तरह की किसी तरह का भी जो चेंज होगा वो क्या करेगा, वो जो जीन है उसके फंक्शन को बाधित कर देगा, हरास कर देगा, हैम्पर कर देगा। तो जब इस जीन का कैरेक्टर एज ए प्रोटीन और एज ए फंक्शनल फॉर्म में हम देखें, फिजियोलॉजिकली देखें, तो वो ह्यूमन में नजर आएगा। इसी को घटना को हम म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी तरह का परिवर्तन जो जीन के बेसिस पर होता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका डिफिनेशन भी दिया हुआ, ए सडन हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल चेंज यानी वही डीएनए और जीन सीक्वेंस रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे डिजीजेस की बात आप पढ़ते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स की बात करते हैं, बाल्डनेस कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं, तो ये सब क्या है, वो उसके जीन के सीक्वेंसिंग में ऐसी चेंज आ जाती है, जो न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट होता है। और फिर इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक बच्चों आपको पढ़नी होती है, जेनेटिक कोड, जो आप एडवांस क्लास में पढ़ेंगे। तो वो जो चेंज आ गया वो तो पहले तो जीनोटिपिकली आया, जीन में ही वो चेंज आया, तो उसको हम जीनोटिपिक कहेंगे, जो कि आप मेंडल के क्लास में बहुत मैंने ही पढ़ाया, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं कि जीनोटाइप में भले ही वो टी जो है वो फिनोटिपिकली फिजिकली वो प्लांट टॉल अपने आप को शो कर रहा था, लेकिन जब उसकी जीन की स्टडी की गई टेस्ट क्रॉस के थ्रू, तो उसमें एक टॉल और एक डॉर्फ दोनों प्लांट की कैरेक्टर थे। तो जीनोटिपिकली उसकी स्टडी की जाएगी तो उसके जीन के फंक्शन में, जीन के स्ट्रक्चर में चेंज नजर आएगा, और उसका रिजल्ट फिर हम फिनोटिपिकली देखेंगे। तो फिनोटिपिकली जब उसमें चेंज आता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है। यह म्यूटेशन दो तरीके से हो सकता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि पॉइंट ऑफ म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अगर इस सिंगल एक बेस पेयर में चेंज आता है, तो जैसे सिकल सेल एनीमिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। फीमेल का क्या कहता है, शिफ्ट म्यूटेशन, और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ऑलरेडी पढ़ चुके क्वीन विक्टोरिया का, हीमोफीलिया। अब देखिए लॉस और गेन, ये म्यूटेशन को ही बता रहा है। लॉस और गेन ऑफ डीएनए सेगमेंट काउज द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है, इसको हम एब्रिवेशन भी कहते हैं। और ये क्रोमोसोमल एब्रिवेशन जो होता है वो कैंसर सेल में भी देखा जा सकता है। अभी बच्चों आपने देखा था कि म्यूटेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, तो फिजिकल म्यूटेशन और केमिकल म्यूटेशन। इसी से रिलेटेड आ गया आपका पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस ये कहता है कि जब आप अभी पढ़े कि जाना कि बहुत सारे जीन के सीक्वेंस में चेंज होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये बीमारी का ही एक पार्ट है, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो। आप WHO के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के में। तो उसमें आप जैसे हम कोई ऐसी डिजीज, जैसे हम कहते हैं कि आप किसी को समवन बिकम अ डायबिटिक, कोई डायबिटिक हो जाता है, मधुमेह की बीमारी हो जाती किसी को, तो डॉक्टर उनसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या आपके माता पिता को डायबिटीज़ था। तो ये क्या वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कोई व्यक्ति था जिनको
इस तरह की प्रॉब्लम थी, यानी उनकी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे। या आप ये भी देखते हैं कि गंजापन होना, अगर किसी के पूर्वज के सिर के बाल जो होते हैं बहुत तेजी से झड़ते हैं, तो नेचुरली कि आगे आने वाले केसेस में भी या आगे आने वाले जनरेशन में भी वो कैरेक्टर शो होते हैं। या आप सिंपल आप ये देखिए ईयर लोब, जो कान के पास की जिसको हम कहते हैं, ये अगर कनेक्टेड है और डिटैच है, जिसकी चर्चा हमारे एनसीईआरटी की किताब में भी की गई है, तो वो भी एक तरह का कैरेक्टर है जो ये शो करता है कि उसके जनरेशन में इस तरह के लोग थे। तो जब हम किसी भी कैरेक्टर को लेकर करके, या वो डिजीज हो या किसी का पॉजिटिव साइन हो किसी फैमिली का, तो जब हम उसके पूरे फैमिली ट्री की चर्चा करते हैं और उसका हम एक फ्यूचर रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि हाँ, अगर ये चीज़ ऐसे होती आ रही है तो इट में कि फ्यूचर में भी ये चीज़ हो सकती है। ये भले हो कि 1-2 जनरेशन में वो कैरेक्टर हमें ना दिखे, इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ये तो मैंने बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाई है, लेकिन इसका आप डेफिनेशन देखें कि एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिलीज इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। हम किसकी एनालिसिस कर रहे हैं? जेनेटिक ट्रेट्स की, जैसे ईयर लोब का कनेक्ट होना और डिटैच होना, ये क्या है? जेनेटिकल है। और इसको हम फैमिली के थ्रू, यानी उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी लेके, जैसे हीमोफीलिया की जब डिस्कवरी की गई तो उसमें भी वही पाया गया कि द क्वीन विक्टोरिया वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज। तो उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कई जनरेशन बाद ये डिजीज हो सकती है, हीमोफीलिया किसी को हो सकती है। इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। द रिप्रेजेंट द चार्ट्स ऑफ फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड फैमिली ट्री और पेडिग्री। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। किस चीज़ की हम चर्चा करें? स्पेसिफिक ट्रेट की, ना कि कोई हाथ पैर और खांसी सर्दी जुकाम की, नहीं, स्पेसिफिक कोई कारण जो कि एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है और डिजीज भी हो सकती है। जैसे आप एक और चीज़ देखें कि अगर किसी के फैमिली में मेंटल रिटार्डेड पर्सन या मेंटल रिटार्डेड बच्चों का जन्म होता है, तो इट में कि उसके पूर्वजों में उसका एक इतिहास रहा होगा कि समवन मस्ट बी अ मेंटली रिटार्डेड। तो हम उसके फैमिली ट्री के बारे में पेडिग्री की चर्चा करके, जानकारी जुटा कर हम ये पता लगा सकते हैं कि अगले जनरेशन में या उसके बाद के जनरेशन में कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं। जैसे आप यहां देखें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सिंबल, ये एक एग्जाम्पल है, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए और सेक्स यूनिफाइड है। तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, इनकी मेटिंग हो रही है और मेटिंग के बाद जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ ऐसे बन रहे हैं। तो ये अनअफेक्टेड है, ये अफेक्टेड बच्चा है, जबकि मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड नहीं है, इन दोनों में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चे में ये बीमारी आई। इसका मतलब वही आप मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में लाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसी बात क्यों की जा रही है। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? चेंज इन जीन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के हो सकता है, मेंडल डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडल डिसऑर्डर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जीन इज द रिस्पॉन्सिबल, जैसे कोई डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है। डोमिनेंट जीन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल और डोमिनेटिंग ऑलवेज। तो ये जब ऑलवेज डोमिनेट कर रहा होता है तो जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन जो होता है वो हैम्पर कर जाता है, सप्रेस कर जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी पेयरिंग मिलती है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो उस तरह का जो डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड द मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये क्या होता है? अल्टरनेशन और म्यूटेशन। अभी आपने म्यूटेशन पढ़ा कि जीन में किसी तरह का जो चेंज हो, जीन के सीक्वेंसिंग में चेंज होता है, जीन के अरेंजमेंट में चेंज होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में जो के अरेंजमेंट में चेंज होता है, तो वो म्यूटेशन हो जाएगा या अल्टरनेशन हो जाएगा इन अ सिंगल जीन। और इससे क्या होगा? हीमोफीलिया होगा। यहाँ पर सॉरी हीमोफीलिया ये नहीं आया। कलर ब्लाइंडनेस, जहाँ कलर जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता, सिकल सेल एनीमिया, थाइलेक्विनोटोरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये सब डिजीजेज जो होते हैं वो मेंडेलियन के लिए होते हैं। अब जैसे आप यहाँ और उसी चीज़ को देखें जो पेडिग्री के थ्रू ही दिखाया जा रहा है कि यहाँ जो फादर है, लेट सपोज अगर ये फादर है और ये मदर है, तो फादर इज अफेक्टेड
बट मदर इज नॉट अफेक्टेड। अब यहाँ पर जो इनकी जो संतान पैदा हुई है या F1 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड हो गई। अगर ये मेल और ये फीमेल, तो यहाँ फीमेल कैसे अफेक्टेड हो गई, इसका मतलब कि इसकी फीमेल की भी कहीं कोई हिस्ट्री रही होगी। और यहाँ एक कपल है, वो एक जो हुआ वो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, यहाँ देखिए आप। और इसके थ्रू यहाँ जो है वो प्योर है, यहाँ पर कोई अफेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से हम पेडिग्री एनालिसिस कर करके किसी भी डिजीज के बारे में या किसी भी कैरेक्टर के बारे में जान सकते हैं। जैसे आप आए ये हीमोफीलिया रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया क्या? हीमोफीलिया एक साधारण सी बीमारी है जिसमें जब ब्लड, जैसे कहीं कट छिल जाए तो ब्लड जो एक नॉर्मल व्यक्ति का तुरंत ही क्लॉट कर जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया वाले केस में या जो व्यक्ति हीमोफीलिया का शिकार है उनका खून जो है वो आसानी से बंद नहीं होता, और इस बीमारी को ही हम हीमोफीलिया कहते हैं। हालांकि इसके लिए विटामिन के को भी माना जाता है कि विटामिन के अगर जो अच्छा से खाता है वो उसका ब्लड क्लॉट है वो जल्दी से होता है। लेकिन हीमोफीलिया वो जेनेटिकल है। यहाँ पे क्या होता है, ये 2 एलील के थ्रू, यहाँ H हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका एक एलील H को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ जो कैपिटल H है वो नॉर्मल एलील है और स्मॉल h जो है वो क्या है, हीमोफीलिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आप यहाँ ये टेबल को देख लें, अगर ये नॉर्मल है यानी इसके दोनों जो सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखे हुए अगर दोनों एलील जो है वो नॉर्मल है तो वो फीमेल, नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये है तो ये नॉर्मल मेल को रिप्रेजेंट कर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ मिक्स देखते हैं ये सारे डिजीज काउजिंग एजेंट हो जाते हैं। अच्छा, इन फीमेल हीमोफीलिया इज वेरी रेयर बिकॉज इट हैपेंस ओनली व्हेन मदर इज एट लीस्ट कैरियर एंड फादर हीमोफिलिक। अगर फादर जो होता है वो हो और मदर भी जो वो कैरियर हो तभी ये फीमेल में पाया जाता है। जनरली ये मेल में हीमोफीलिया पाया जाता है। और यहाँ पर आप उसका हिस्ट्री भी देख रहे हैं, क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, सो द फैमिली पेडिग्री सो मेनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स। आप इसके बच्चों क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर मैं उसकी विशेष चर्चा नहीं कर रही हूँ। अब आप आइए कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आप कलर को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते रेड और ग्रीन में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा आई का जो बॉल कलर को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, उसके क्रोमोजोम में म्यूटेशन आ जाता है। कौन सा? ड्यू टू म्यूटेशन इन क्रोमोजोम नंबर या एक्स क्रोमोजोम में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो 8% ये मेल में होता है और फीमेल में आप देखिए बहुत ही कम है, 0.4%। यानी फीमेल का जो आई कलर होता है, तभी तो हम लोग जाते हैं कपड़े खरीदने या कोई कलर को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रेड है तो रेड के हम 12 कलर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मेल की बात करें तो रेड के मैक्सिमम 1 से 2 कलर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ अ जस्ट, इसको आप माइंड नहीं करेंगे। तो इट इज़ बिकॉज जीन ऑफ एक्स इज लिंक्ड। नॉर्मल एलील में देखिए डोमिनेंट सी है, यहाँ रिसेसिव सी है। तो ये अगर सन जो है वो हेट्रोजाइगस वुमेन का होगा तो वो दोनों कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, तो 50% चांस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन डाउटर जो है अगर मदर कैरियर है तो फिर कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो फादर का XY हो जाता है। ये सिकल सेल एनीमिया की बात करें, आपको पता है सिकल सेल एनीमिया वो होता है जहां ऑक्सीजन कैरियर की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है और ये ऑटोसोम लिंक डिजीज होता है, रेसेसिव डिजीज होता है। ये क्या होता है, जब इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। जब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर में या दोनों पेरेंट्स के जीन की बात हम करें में अगर ये जीन का अरेंजमेंट होगा तो वो जो उसके जो संतान होगी वो सिकल सेल एनीमिया की शिकार होगी। और ये क्या होता है, कंट्रोल बाय द ए पेयर ऑफ एलील। इसको यहाँ दिखाया गया है HbA HB हीमोग्लोबिन के लिए है A और S, A फॉर द नॉर्मल और S फॉर द सिकल सेल। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ हेमोजाइगस डोमिनेंट है हीमोग्लोबिन A। अगर ये दोनों कैपिटल है मीन्स कि वो नॉर्मल है। अगर यहाँ HbA और S है तो ये सिकल सेल का ट्रेट तो उसमें शो कर रहा है, लेकिन ये डोमिनेंट हो गया, A कैपिटल ये डोमिनेंट हो गया तो सिकल सेल वाले उसमें कैरेक्टर ऑक्सीजन कैरियर वाले तो 50% होंगे तो वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर होमोजाइगस रेसेसिव दोनों हो जाएंगे, आप जानते हैं कि जैसे ही रेसेसिव वाले कैरेक्टर मिलते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है तो वहाँ पर वो जो उसकी संतान होगी वो अफेक्टेड हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया की शिकार हो जाएगी।
जैसे आप यहाँ देखिए ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा मैंने जीन के बेसिस पर बता दिया है कि यहाँ पर काउज बाय द ग्लूटामिक एसिड और वैलिन के 6 पोजीशन के बीटा रेंज के चेन में जो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से होता है। अब देखिए यहाँ वैलिन है लेकिन यहाँ ग्लूटामिक है, तो इस चेंज के कारण वो सिकल सेल एनीमिया का शिकार हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीन ही डायरेक्ट करते हैं या निर्देशित करते हैं ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पहले रेप्लिकेशन होता है। तो इसके बाद ही जो जीन के कैरेक्टर जो mRNA के थ्रू सेल तक जाते हैं और उसका फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर वो वैलिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है या ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो जीन ही तो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फिनोटिपिकली वहाँ पर सिकल सेल को दिखा रहा है, लेकिन जीनोटिपिकली हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड सेट हुआ है। एक और आप यहाँ ये देख लें, द म्यूटेंट ग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन। ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरियर की कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है, जिससे आरबीसी का शेप क्या हो जाता है, बायोकनकेव हो जाता है और इलोंगेटेड, फैला हुआ हो जाता है, जिसको हम सिकल सेल हंसिया के समान मान लेते हैं। अब अगली डिजीज को देखें, फिनाइलकीटोनुरिया। ये क्या होता है, इनबॉर्न एरर होता है। यहाँ ऑटो, ये भी क्या है, रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव जीन के थ्रू हो रहा है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक द एंजाइम। कौन सा एंजाइम, यहाँ आप देखिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। दिस एंजाइम कन्वर्ट एमिनो एसिड एंजाइम फिनेलानिन इनटू ट्रायोसिन। यहाँ पर एंजाइम बनना था फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज के थ्रू फिनाइल एलेनिन, लेकिन यहाँ क्या बन जा रहा है, टायरोसिन बन जा रहा, और जिससे इस बीमारी को क्या कहेंगे, फिनाइलकीटोनुरिया। और इससे जो बीमारी होती है वो कम्प्लीटली मेंटल डिसऑर्डर की होती है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। थैलेसीमिया, ये भी एक बीमारी है। ये क्या है, और ये भी लिंक्ड रिसेसिव जीन है और ये ब्लड से रिलेटेड जीन है। और इसमें क्या होता है, म्यूटेशन और डिटेशन के थ्रू होता है। एज ए रिजल्ट द रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन इन हीमोग्लोबिन, और इससे काउज एनीमिया, जिसको थैलेसीमिया की बीमारी कहते हैं। थैलेसीमिया 2 तरीके के हो सकते हैं, हालांकि इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो ये क्या है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद अब आते हैं बच्चों, अभी तक आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर देखा, अब आप आइए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आप देखिए कि अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर जीन, मोर क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम। आप जानते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान पेरेंट्स से एक गैमेट आता है और एक गैमेट फादर से आता है। अभी आप बच्चों यहाँ स्लाइड देखिए थैलेसीमिया का, ये भी क्या है, ऑटोजोम है और लिंक्ड रिसेसिव ब्लड है। लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिंकेज में। तो दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और ये क्यों होता है, म्यूटेशन के थ्रू होता है। म्यूटेशन क्यों होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीन में जो प्रॉब्लम आ जाती है, जीन के अरेंजमेंट में जो प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से ये होता है। अब ये थैलेसीमिया 2 तरीके के हो सकता है। अल्फा थैलेसीमिया, यहाँ पहले आप देखिए, यहाँ अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण इसको हम अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। और ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है, 2 लिंक्ड जीन, हीमोग्लोबिन A1 और हीमोग्लोबिन A2। ये क्रोमोसोम जो कहाँ होते हैं, 16 नंबर क्रोमोसोम के ईच पेरेंट में होते हैं, और जिसके थ्रू ये पास ऑन होता है उसके नेक्स्ट जनरेशन में या उसके संतान में। दूसरा आप आइए यहाँ बीटा थैलेसीमिया, यहाँ बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होता है, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 11 जो होता है, ईच पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये प्रेजेंट होता है। इस थैलेसीमिया के कारण एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, यानी सिंथेसिस वेरी लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जब कम रहेगा तो उसका क्या होगा, फंक्शन अच्छे से नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम
और ये किसके थ्रू होता है? ग्लोबिन के फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन ना होने के कारण से होता है। अभी बच्चों आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर को देखा, अब आइए आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को देखें। क्रोमोसोम में अगर डिसऑर्डर आ जाए, जैसे जीन में अभी तो देखा कि क्रोमोसोम क्या है, जीन के ही कलेक्शन है। जीन न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए से फिर प्रोटीन प्रोटीन उसके साथ अटैच होता है, और ये प्रोटीन मिलकर करके क्रोमैटिन बनाते हैं, और क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम होता है, जो हम मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में देखते हैं। तो अगर क्रोमोसोम में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, यानी जीन का अरेंजमेंट तो सही है लेकिन क्रोमोसोम की नंबर कम जाए या ज़्यादा हो जाए, या क्रोमोसोम की लेंथ कम हो जाए, तो उससे जो डिसऑर्डर होंगे उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। आप यहाँ देख भी रहे हैं, इसका डेफिनेशन कह रहा है कि काउज ड्यू टू द एब्सेंस, या तो एब्सेंट है या एक्सेस है, ज़्यादा है, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट है, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये दो तरह के हैं, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीन्यूप्लॉइडी। ये क्या कह रहे हैं? एन्यूप्लॉइडी किसको कहेंगे? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप जानते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, और एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाता है और दूसरा जो होता है वो उसका थ्रेड दूसरे में चला जाता है, और दो सेल का फॉर्मेशन होता है, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो। लेकिन अगर ये फेलियर हो गया तो क्या होगा? या एक सेल में कम जाएगा और एक सेल में ज़्यादा चला जाएगा, तो इसको कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। दूसरा पॉलीन्यूप्लॉइडी। पॉलीन्यूप्लॉइडी, इट इज एन इंक्रीज इन होल ऑफ द क्रोमोसोम ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टीलोफेज स्टेज में जब साइटोकाइनेसिस फेलियर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हो पाता, आपको पता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज के बाद साइटोकाइनेसिस स्टेज होता है, जिसमें सेल का पहले तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन होता है। आप 11th के चैप्टर को याद करें तो आपको और क्लियर होगा। तो वहां पर उसकी फेलियर होती है, जिससे ये पॉलीन्यूप्लॉइडी जो है वो एक्सप्रेस होता है, और दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफन सीन इन द प्लांट। और पॉलीन्यूप्लॉइडी जो होती है वो प्लांट्स में ज़्यादा दिखती है, ह्यूमन में बहुत कम दिखता। अब आप आइए, जैसे जिसकी मैंने चर्चा की ऑलरेडी, एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम के डिसऑर्डर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, और खास करके हम ह्यूमन की चर्चा करेंगे, क्योंकि 12th में हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही पढ़ना है, और पूरा इनहेरिटेंस जो है वो हालांकि प्लांट से रिलेटेड है मेंडल के थ्रू, लेकिन ड्रोसोफिला का जब पढ़ा गया मॉर्गन के थ्रू, तो वो ह्यूमन से भी कॉमन है, ह्यूमन से मिलता जुलता है, तो हम यहाँ ह्यूमन की चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनको आप देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम्स में क्या कह रहा है बच्चों की एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। आप सिंपल लिखे, डाउन सिंड्रोम पर क्वेश्चन आते हैं तो एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है? एडिशनल है, ज़्यादा है। आपको पता है कि 23 होने चाहिए, 23 जोड़े होते हैं, तो 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ क्या है 45, एक इधर है और एक इधर है। यहाँ ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए आप, यानी जो ऑटोसोम में एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, और एक क्रोमोसोम बढ़ा, यानी पेयर में नहीं बढ़ा, एक बढ़ा है, तो 45, यहाँ 44 की जगह 45 हो गया। यहाँ देखिए 45 A4 और द ऑटोसोम, ये फीमेल का केस है, ये मेल का केस है। तो यहाँ पर टोटल केस कितने हो गए? 47 हो गए। अब इसके फीचर्स आप देखिए कि इससे जो डिसऑर्डर जो हो रहे हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो प्रॉब्लम्स आप देखिए, दे आर वेरी शॉर्ट स्ट्रेचर विथ स्मॉल राउंड हेड। हाइट उनकी काफ़ी कम होगी, और जो हेड होगा वो पूरी तरह से गोल होगा। ब्रॉड फ्लैट फेस, जैसे हम लोग जो नेपाली वगैरह को देखते हैं उनका चपटा चेहरा होता है, तो उससे भी ज़्यादा चपटा चेहरा होगा। मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप, उनको बहुत आसानी से देख सकते हैं, अगर उतना आइडेंटिफाई नहीं भी कर, क्योंकि हमारी उंगलियों में जो 2 रिंग्स होते हैं तो वो उनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम्स मिनल क्रीजेस, और बहुत सारे उस पर झुर्रियाँ जैसी होती हैं। और रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब आप इसी से समझ लीजिए कि बाकी फैक्टर्स को तो हम
साइड कर दें तो अगर ये मेंटल डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट ही अगर जिसका डिस्टर्ब हो तो वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। ये किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सिंगल एक क्रोमोसोम जो ऑटोसोम में ज़्यादा हो गया। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी, तो हार्ट डिजीज तो इट इज़ वेरी कॉमन राइट नाउ। आज के समय में हार्ट डिजीज तो भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश हो गया है जहाँ हार्ट के प्रॉब्लम मिल रहे हैं, ओबेसिटी के प्रॉब्लम मिल रहे हैं, डायबिटिक मिल रहे हैं। तो इसको भी आप छोड़ दें तो अगर साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट उस व्यक्ति का नहीं हुआ तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। इसी से रिलेटेड आप दूसरा देखिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल आ जाता है। आप जानते हैं कि मेल के जो 6 क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक्स और वाई होता है, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए तो फिर उसमें फीमेल के कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि एक्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल कैरेक्टर्स। तो क्या होगा? ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, पूरा जो डेवलपमेंट है वो मैस्कुलिन की तरह है, पुरुष की तरह है, बट फेमिनाइन कैरेक्टर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। कैसे? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और साथ ही साथ वो क्या होता है? स्टेराइल हो जाता है। वो मेल और फीमेल का कोई कैरेक्टर नहीं शो करता, वो स्टेराइल हो जाता है। साथ ही ये मेंटल डिसऑर्डर को भी शो करता है। अब आप आइए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बच्चों की फीमेल में आता है। दिस इज एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। या आपने यहाँ देखा कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया तो इसको हमने ट्राइसोमी कहा, लेकिन जब हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या है? कम है। ये ऑटोसोम हो गया और ये सेक्स क्रोमोसोम है। ओ इज फॉर ओ कहें या इसे 0 कहें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द ओनली 45। और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ये भी स्टेराइल हो जाएगी क्योंकि सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 क्रोमोसोम है नहीं। ओवरी आर रूडिमेंट्री हो जाएगी। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो भी नहीं वो शो कर पाएगी। ड्वार्फ होगी, स्टेराइल, ड्वार्फ मीन बॉना, मेंटली रिटार्ड। तो बच्चों इस तरह से ये सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो आपने यहाँ देखे। ये सारे जो जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं इसको हम कंबाइंड रूप से जेनेटिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, लेकिन 2 भागों में जिसमें मैंने पढ़ा, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो कम्प्लीटली जेनेटिक बेसिस जीन के बेसिस पर होता है। अरेंजमेंट ऑफ द जीन, इट मे बी इन सीक्वेंसिंग, इट मे बी इन द अरेंजमेंट, उसमें अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। लेकिन क्रोमोसोम अगर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है उनकी संख्या तो उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करेंगे। और इससे रिलेटेड ये सारी डिजीज़ अभी हमने पढ़ा, ये सारे जेनेटिक डिजीज़ हैं। अगर किसी फैमिली में ये डिसऑर्डर मिलता है तो इट में कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में और उस नेक्स्ट जनरेशन के अगले नेक्स्ट जनरेशन में ये F1, F3, F4 जनरेशन में ये पास ऑन हो सकता है। इसकी पूरी चांसेस है जिसकी अभी हमने चर्चा की है। बच्चों इसी के साथ मैं आज अपने इस क्लास को कंक्लूड करती हूँ। अगले क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आंसर होंगे, चाहे वो MCQ हो, शॉर्ट हो और लॉन्ग हो, उसकी चर्चा की जाएगी। बच्चों आई होप कि आप इस क्लास को समझे होंगे और इससे रिलेटेड जो मैंने बाकी क्लासेस लिए हैं उसको भी आपने समझा होगा। अगर किसी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इसे अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक यू।